हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब हम कर रहे हैं अपने एसएससी सीजीएल 2019 के प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चंस का शिफ्ट वाइज डिस्कशन, जिसमें अब तक हम लोगों ने 3 मार्च को आए हुई तीनों शिफ्ट और 4 मार्च को आई हुई फर्स्ट शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं। और साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चंस पेपर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्स पर भी अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पर मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ज्वाइन करिए और वहां पर देखेंगे आपकी बहुत सारे और भी स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग सीजीएल 2019 के साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल द स्टडी एक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाने के जस्ट बाद आपके पास आएगा एक बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको मिलेंगे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड टेलीग्राम। हम सब लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हैं। आप हमें इन प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको नए नए क्वेश्चंस सेंड किए जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सीजीएल 2019 4 मार्च की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन, जिसमें सबसे पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि if the 6-digit numbers x35624 and 1257y4 is divisible by 11 and 72, तो 5x minus 2y का मान क्या होगा? जी हां, नंबर जो हमारे पास हैं वो है x35674 है या 24 है, जरा चेक करिएगा। जी हां, 24 है। ये 11 से डिवाइड हो रहा है और अगला नंबर है 1257y4, ये हमारा 72 से डिवाइड हो रहा है। आपको x और y का मान बताना है और उसके बाद बताना है आपको 5x minus 2y बराबर क्या होगा। इतनी चीजें आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। भाई 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि अल्टरनेट संख्याओं का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो जैसे अल्टरनेट संख्याएं ये देखिए, यानी x + 7, अब या तो ये बराबर हो या इसका डिफरेंस, तो देख लेते हैं बराबर कितना आ रहा है, 6 3 9 4 13। तो अब बताइए भाई, यहां इन दोनों को बराबर करने के लिए 100% x बराबर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। बिल्कुल सही। 72 के लिए आपको क्या देखना है? 8 और 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो दोस्तों, 9 का मल्टीपल के लिए क्या होता है कि संख्याओं का योग सम जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो संख्याओं का योग देखिए, 2 1 3 5 3 8 7 15 4 19 और प्लस y। ठीक है, ये अब y का मान ऐसा रखना है कि 9 से डिवाइड हो जाए, साथ ही साथ ये 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 के लिए आखिरी के 3 नंबर होने चाहिए डिविजिबल। तो यहां पर 8 के लिए अगर हम 1 रखेंगे, नहीं 2 नहीं 4 रखेंगे, तो 4 अगर यहां रख देंगे 8 से तो डिवाइड हो जाएगा, बट 19 4 23 होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम y की जगह पर सीधे सीधे 8 रख दें, तो देखिए यहां पर 8 रखने से ये 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। देखिए कैसे, 8 रख देंगे तो ये हो जाएगा 784 और 8 से काटेंगे तो ये पूरी तरह से कट रहा है। ठीक है, और जब 8 रखोगे तो 19 8 27, ये देखो 9 से भी कट रहा है। बस हमारा काम खत्म हो गया, यानी कि हमें x का मान मिल गया 6 और y का मान मिल गया 8,
तो 30 माइनस 16 यानी कि आपका आंसर 14 आ चुका है, यानी कि दिए गए सवाल में आपका ऑप्शन सी पूरी तरह से सही है। तो दोस्तों इस बार पेपर में नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी, बेसिक मैथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जिन पर बच्चों की अगर बेसिक कैलकुलेशन ठीक थी तो उनके क्वेश्चन सही भी हुए हैं। अब बढ़ेंगे दोस्तों आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारा ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये डीआई का है, जहां कहा गया है कि दी गई तालिका 6 वर्षों में 4 उत्पादों ए, बी, सी और डी की बिक्री से किसी कंपनी का राजस्व करोड़ों में दिखाती है। तालिका को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहां पर एक तरफ आपको साल दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप में आपको उनका राजस्व मिला है। अब आपको बताना है ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें उत्पादन डी की बिक्री से प्राप्त कंपनी का राजस्व 6 साल में उत्पादन ए की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व से अधिक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, इन 6 सालों में सबसे पहले आपको निकालना होगा ए का एवरेज। तो दोस्तों ए का एवरेज देखिए आपके पास क्या क्या है। आपके पास है, अगर आप देखें तो 98 है, 94 है, शायद 84 भी है, आपके यहां 0 है, ये 95 है, यहां 10 है और आखिरी में 115 है। जी हां, ये आपका 110। अब देखिए ये 12 से 17 तक। अब इनका औसत निकालना है तो सबसे पहले इनको पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। तो ऐड करने में अब अगर आप देखें तो यहां पर मुझे लग रहा है कि ये 2 आएगा, ये 592, और क्योंकि जैसे एवरेज की बात करी है तो 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे तो ए का सभी 6 सालों में प्राप्त आपको एवरेज पता चल जाएगा। तो एवरेज आया ए का, अगर हम एवरेज की बात करें तो वो हमारे पास आ रहा है करीब करीब 98.2 आ रहा है ए का एवरेज। अब आप अगर अपनी टेबल को देखो तो आप यहां पर इसमें आपको बताना था डी का प्रोडक्ट कब कब है। तो एक देखिए 2013 में 102 दिख रहा है और 17 में, जी हां यहां देखिए 13 में 102 है, 2017 में भी डी का राजस्व 102 आया है 2 बार, यानी कि आपका ऑप्शन डी पूरी तरह से सही है। दोस्तों डीआई के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करे थे, बस उनको आपको थोड़ा सा ध्यान से लगाना था यहां पर। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है वो चक्रवृद्धि ब्याज से लिया गया है, जहां पर कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 है। यहां पर जो अंतर है वो 88.80 है। जब आपका ब्याज एक बार ईयरली जुड़े और एक बार हाफ ईयरली लीजिए। तो दोस्तों ईयरली में तो पूरा पूरा 1 साल का 10% आपको मिलेगा, लेकिन जब आप हाफ ईयरली करोगे तो 5% के आपको जो 2 बार ब्याज मिलेंगे, तो ये सीआई बना देंगे 10.25%। ये आपको पता ही होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आएगा 0.25% बराबर ही है। तो भैया अगर 0.25% बराबर इतना, तो आपको बताना होगा 1%। तो 1% के लिए दोनों तरफ हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो 1% बराबर, देखिए आप कभी भी फाइनल कैलकुलेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक आपको फाइनल आंसर नहीं निकालना। अब आपको उसी दर पर साधारण ब्याज बताना है 10% के हिसाब से 1 सही 2/3%। तो भैया 1 सही 2/3% देखो कितना होता है 50/3। तो दोनों तरफ आप यहां पर 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये 0 तो इसको निपटा देगा, 3 से काटेंगे, देखिए 3 दूनी ये गया 27, ये 6। अब ये कितना 5 को 20 हो रहा है, तो 0 लगा दीजिए और 276 को जब आप
आगे बढ़ाओगे तो लगभग लगभग 5000, इसको चेक कर लीजिए, 2 छंग 12, 2 15, 5 हाथ से लगाए, 2 दूना 4 और 1 5 आ रहा है उसी ब्याज की दर से। देखिए 3 दूनी 6, 2 गया, हाँ यहां पर ये 9 होगा और उसके बाद जब आप काटेंगे तो 6 12 2 18 और यहां 19 आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर है वो 5920, यानी कि आपका ऑप्शन ए पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ा आसान सवाल था। चक्रवृद्धि ब्याज का जब कभी भी आपको केस मिले तो एक चीज जो आपको वहां पर याद रखनी है वो ये है कि पहली बार, मैं पहला साल नहीं बोल रहा हूं, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि साल में हो सकता है 3 बार ब्याज जुड़ता हो, 4 बार जुड़ता हो या 2 बार जुड़ता हो, जैसे यहां हाफिजली जुड़ रहा था। तो पहली बार में चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो और चाहे साधारण ब्याज हो, मतलब इन द फर्स्ट टाइम वेदर इट इज कंपाउंड और द सिंपल इंटरेस्ट, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब हम उसके अगली बार के ब्याज को जोड़ रहे होंगे। इन्हीं बातों के साथ बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 भी देखिए, आपको फिर से सेम क्वेश्चन है, राज्यों से एबीसी। इस बार पूछा गया है 2014 में बीसीडी, बी, सी और डी की बिक्री से प्राप्त कंपनी का कुल राजस्व 6 वर्षों में उत्पादों सी डी की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है। तो देखिए अब इसमें आपको करना क्या है, यहां पर आपको बी सी डी का 2014 में जोड़ लीजिए, तो आप 92, 96 और 92 आप इसको जोड़ लेंगे। अब आपको क्या करना है, सी और डी के 6 का जोड़ लेना है और उसके बाद में परसेंटेज बताना है आपको। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सी और डी का जो 6 साल का है वो 1080 के आसपास आएगा और यहां पर आपका आंसर सी यानी कि 25% सही होगा। ये कैलकुलेशन आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, सी ऑप्शन 25% सही है। बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है जो आप लोग कर लोगे। हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों अगला सवाल भी आप देख सकते हो, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू -6 और आपको पूछ रहे हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। तो आप सब जानते हो ये होता है a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तो आप सब लोग जानते ही हो। तो यहां पर मेरा कहना है वॉट एवर वी विल गेट दिस वैल्यू, बट ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 दिया है, तो यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा या नहीं आएगा, पहली बात बताइए। आएगा ना। अब सीधे आपको सवाल में कुछ नहीं करना था, चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। और यहां पर अगर आप सारे ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन आपके पास 479 है, दूसरा आपके पास 472 है, तीसरा आपके पास 463 है और चौथा आपके पास 469 है। ये ऑप्शन 7 से नहीं कटता है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, जो 7 से पूरी तरह से कट रहा है और पेपर में आपको इसको ही सही लगा देना था। आपका आंसर बिना किसी परेशानी के बहुत ही आसानी से आ जाता। ऐसी ही मैथ्स होती है, ऐसी ही सोच अगर आपकी होगी तो आप एग्जाम में जरूर क्वालिफाई करोगे। दोस्तों CHSL का एग्जाम लॉकडाउन खत्म होने के जस्ट बाद शेड्यूल्ड है। हो सकता है कि अब तक लॉकडाउन खत्म भी हो गया हो, जब तक आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। नहीं भी हुआ है तो लॉकडाउन के जस्ट बाद SSC का एग्जाम होने हैं, तो तैयारी अपनी पूरी रखिए। मेंस का एग्जाम भी के लिए भी अच्छे से तैयार होकर के रहिए। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। अच्छा दोस्तों आप ये क्वेश्चन नंबर 6 जरा देख लीजिए। यहां पर क्या दिया गया है, इन अ ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 85 डिग्री एंड R इज इक्वल टू इन PQR, एक ट्राइंगल है PQR जहां पर आपको Q दिया है 85 दिया है और R आपको दिया गया है 65 डिग्री।
पॉइंट्स S and T आर द मिड पॉइंट और P and Q, S और T इसके मिड पॉइंट बोले जा रहे हैं, अगर मैं सही से पढ़ रहा हूं। ना ना ना, इट्स नॉट द मिड पॉइंट, देयर आर एनी पॉइंट ऑन साइड। ओके, अच्छा ये किस तरह से है? जहां एस टी आर बराबर 95 पर, ये आपका 95 डिग्री दिया गया है तथा क्यू आर और एस टी का अनुपात 9:5 है। क्यू आर और एस टी 9:5 में है, तो और पी क्यू बराबर 21.6 दिया गया है सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि पीटी की लंबाई क्या होगी। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप यहां पर पहले सारे एंगल को खोल लीजिए। देखिए ये 8 से 14 यानी ये आपका 30 है पक्का। अगर ये 95 है तो कहीं ना कहीं ये आपका 85 होगी और ये आपके 65। तो यहां पर दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक ट्राइंगल आपके पास है पी क्यू आर और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास पी टी एस, और ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है? जैसे क्यों सिमिलर होंगे, मैं दोनों अलग अलग बना देता हूं। आपके पास देखिए ये पी क्यू आर तो है ही है, पी क्यू आर, जहां पी क्यू आपके पास 21.6 है क्योंकि ये इसमें 85 है और ये इसमें 65 है और ये 30 है। उसी तरह जब हम यहां पर पीटीएस बनाने जाएंगे भाई, ये पी टी एस, तो ये भी 85 है, ये भी 65 है और ये भी 30 है। तो आपको ये वाला बताना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 5x है तो ये 9x है। सिमिलैरिटी बोलती है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। तो यहां से 21.6 बटे 9x बराबर x। अब इसको x ना मान करके आप थोड़ी देर के लिए कुछ और मानिए, m मान लेते हैं, हमको m निकालना है, अपॉन 5 है। ये विदा हो गए। थोड़ी देर के लिए आप इसको काटोगे तो 9 दूनी 18 और 4, जब m बराबर निकालोगे 5 चौको 20, 10 दो 12, यानी आंसर आपके पास आ गया है 12 सेंटीमीटर और आपका ऑप्शन सी सही हो गया। क्या किया हम लोगों ने दोस्तों, इस ट्राइंगल में जो दो ट्राइंगल बने, इन दोनों में ही हमने सिमिलैरिटी देखी। जब हमें सिमिलैरिटी पता चल गई तब हमने सिमिलैरिटी की एक प्रॉपर्टी कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल से इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। इस तरह दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों आपका 7वां सवाल ये कह रहा है कि ए की आय, ए और यहां पर बी लिखिए। इनकम की बात करें तो ए की इनकम बी की इनकम से 60% कम यानी 40 है, और ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर के 60% के बराबर है, ठीक है। लेकिन कहानी में यह भी कह रहे हैं कि ए की जो इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर के 70% के बराबर है, यानी यहां 100 है तो यहां 70 लाना है। अच्छा, अगर यहां 70 लाना है तो 40 हटाना है, तो कुछ नहीं, 70/40 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कट के यहां 70 बचेगा, और जब आप यहां काटोगे तो ये 175। अब आपको दोनों की सेविंग का रेशियो ही तो बताना है, तो 70 में से 60 गया 10, 75 बचा ये, और जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो 2:15, यानी कि आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एक्चुअली 2:15 पूरी तरह से सही है। बहुत आसान पेपर, बहुत अच्छे सवाल, कॉन्सेप्ट आपका वहां पर क्लियर होना बहुत जरूरी था। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा बराबर 2। ऑब्वियसली थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, तो आपसे कह रहे हैं कि sec 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा अपॉन cosec 2 थीटा और tan 2 थीटा का मान बोल रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज तो समझिएगा, ये दोनों स्क्वायर में हैं, स्क्वायर का मतलब अगर यहां रूट आएगा तब भी नंबर बन जाएगा, और ये केवल साइन है, तो साइन का मान यहां पर रूट में नहीं आएगा।
और अगर रूट में नहीं आएगा तो 60 खत्म हो गया, 45 खत्म हो गया। अगर हम यहां पर थीटा बराबर अभी 0 रखेंगे तो ये 1 होगा, ये 0 नहीं पॉसिबल है, तो 90 भी पॉसिबल नहीं है। अगर थीटा बराबर मानो हम 30 रख दें, यहां पर थीटा बराबर अगर हम 30 रख दें, ये पेपर में चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा, तो ये आएगा 7 इंटू 1/4, ये 1/4, ये +2 इंटू 1/2, ये कट गया। यहां पर भी देखें, जी हां 7, ये आपका हाँ ये 3/4 आएगा, ये 4/4 1 + 1, जी हां थीटा बराबर 30 डिग्री सही है। आप थीटा बराबर क्वेश्चन में रखोगे तो 60 60 60 और 60 का मान बताना है। कितना आसान सवाल था। अब देखिए sec 60 का मान आपको बताना है। sec 60 कितना होता है, cos 60 का उल्टा 2, ये आ गया 1/√3 डिवाइडेड बाई, थोड़ी देर देख लेते हैं, ये कितना है 2/√3 और ये है √3। तो दोस्तों ऊपर तो आएगा 2√3 + 1 और यहां नीचे देखो तो 3 2 5 आ जाएगा, √3 कट जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ये जो आए हुए हैं, इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैंने अभी जस्ट आपकी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक 10 चैप्टर, जी हां कॉन्क्लूसिव ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, ना कम पढ़ाया है ना ज्यादा पढ़ाया है, आपके पेपर से रिलेवेंट पढ़ाया है। आप अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। 10 से लेकर के पूरी 10 क्लासेस है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है। और केवल पढ़ाई ही नहीं है, उसके पीडीएफ नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड पड़े हुए हैं, आपको उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए कमी नहीं, आप सीखना चाहते हो तो आपके लिए कमी नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम पास करना चाहते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप हमारे साथ पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल भी देखिए रेशियो प्रोपोर्शन से ही है थोड़ा। एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 7:6 है, बॉयज टू गर्ल 7:6 है। अब ये कह रहे हैं यदि 4 लड़के शामिल हो जाएं और 3 लड़कियां चली जाएं, बहुत आसान सा सवाल है, बचपन में बहुत किए होंगे, तो ये रेशियो आपका 4 और 3 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि लड़के लड़कियों की प्रारंभिक संख्या, तो प्रारंभिक संख्या 13x रही होगी। अब देखिए आंसर आपका 13 का मल्टीपल आना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने ऑप्शन के देखो तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑप्शन आपके 13 से कट रहे हैं, तो यहां कुछ मत करिए। लड़के 7x + 4 हो गए, लड़कियां जो 6x थी -3 हो गई, तो बचा 4 और 3। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो मैं देखता हूं, हाँ यहां देखिए x बराबर आपको मिल जाएगा 8 और ये 8 आप 13 × 8 कर देंगे तो कुल संख्याएं आपको 104 मिल जाएगी। देखिए 8 निकालना बड़ा मुश्किल नहीं था। देखिए 1 रखोगे यहां पर तो 11 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं। 2 रखोगे 18 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं। 3 रखोगे 7 × 21 4 25 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं। 4 रखते अगर यहां पर थोड़ी देर के लिए, तो 4 अगर आप रख लेते 7 × 28 4 32 हो जाता, लेकिन नीचे अगर आप 4 रखते तो 21 हो जाता, जो 32 और 21 को कोई नहीं काटता। 5 रखने पर नहीं होता, 6 रखने पर नहीं था, 7 पर नहीं था, फिर 8 पर यह आंसर आपका हो गया, सिंपल सा था। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर भी निकाल सकते हो। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को जरा ध्यान से पढ़िए। एक कक्षा में कुछ छात्रों का वजन का औसत 58.4 किलोग्राम है, जबकि 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में छात्रों की संख्या, इसको मैं अपने मेथड से करूंगा, जहां आपको प्रॉब्लम हो बताइएगा। माना देखिए प्रारंभ में हम मान लेते हैं कि हमारे पास x स्टूडेंट थे, ठीक है। लेट्स सपोज दैट देयर आर x स्टूडेंट, जिनका जो एवरेज आप बता रहे हो वो एवरेज है 58.4। 5 लोग आए, ये 5 लोग अपने साथ 62.8 किलोग्राम लाए और आने के बाद यहां पर बन गए x + 5, तो इनको 0.5 मिल गया।
तो इनमें 0.5 की वृद्धि हुई है, यानी अब हो गया है 58.95। ठीक है, अब समझना मेरे भाई, ये 5 जिनके पास 62.8 था वो समूह में जैसे ही शामिल हुए उनके पास बचा 58.95, यानी कि इन पांचों लोगों को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान 3.85 का हुआ है। कितने लोगों को? 5 लोगों को 3.85। तो ये नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि इन्हीं लोगों द्वारा जब 3.85 दिया गया तो इन लोगों के पास में, यानी कि कितने लोग? x लोगों को मिल गया। अब समझिएगा कि x लोगों को मिल गया कितना? 0.55। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो x बराबर आपको करना है तो 5 गुणे 3.85 बटे 0.55 को यहां से रवा कर दो। ये 11 ने काटा तो आपके पास जो प्रारंभिक संख्या मिल रही है दैट इज 35। देखिए, बड़े ही छोटे से बड़े ही कंक्लूसिव ढंग से, इससे छोटा इस एवरेज के सवाल को अगर कोई लगा करके दिखा दे तो आप मेरे पास लिंक जरूर भेजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या आप लोगों में से कोई इसको इससे छोटा कर सकता है। कैलकुलेशन कहीं नहीं किया है, मल्टीप्लाई तो करा ही नहीं है और इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यही खासियत होनी चाहिए आपकी अपनी तैयारी करते समय, क्योंकि आधे से ज्यादा समय आप लोग अपने कैलकुलेशन में बर्बाद कर रहे हो और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई एक भी स्टूडेंट कैलकुलेशन की वजह से अपने पेपर में सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि फेल शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो दोस्तों आपका अगला सवाल 11 जरा आप देखें तो लिखा है, एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय के बराबर है। धारा की चाल दी गई है, स्थिर पानी में आप फिर आपको बताना 44.8 जाने में, उस स्थिर पानी में यानी यू निकालना। तो उन्होंने कहा कि धारा के साथ 13 किलोमीटर, तो धारा के साथ 13 किलोमीटर स्पीड u प्लस बी, जहां बी धारा हो गई, यू सब जानते हो, और विपरीत 7 किलोमीटर यानी u माइनस बी, समय बराबर है। यहां पर धारा की चाल आपको 3 दी गई है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है? यहां पर u निकालना है। तो भैया देखिए u कैसे निकालना है, सिंपल सी चीज है, u की जगह 10 रख दो, 10 3 13 1 आ जाएगा, यहां 10 रख दो, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, वो भी 1 कर देगा, u निकल आया। अब आपको बताना है 44.8 किलोमीटर, 44.8 किलोमीटर, इफ आई एम राइट, चेक कर लेते हैं। हाँ, 44.8 किलोमीटर की दूरी को भैया 10 की स्पीड से जाना है, तो 10 की स्पीड से यानी कि 4 सही 48/100 कर लो, और अगर इसको आप काटो तो नीचे 25 आएगा, 4 से 2, यानी 4 सही 12/25 घंटे लगेंगे। आप अपने सवाल को चेक कर सकते हो। जी हाँ, द आंसर इज 4 and 12/25 आवर्स। देखिए दोस्तों, सवाल में कुछ नहीं था, बस केवल दोनों की चालों को बराबर करके हमारा आंसर आ जाना था। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 12 कुछ इस तरह से है, PRT केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु R पर स्थित एक स्पर्श रेखा है, वृत्त के व्यास SQ से, अच्छा तो मिलाने पर स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है, QR को मिला दिया गया। ओके। तो दोस्तों सवाल कुछ ऐसा है, PRT एक आपके पास सर्किल है विद सेंटर O, एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट मान लीजिएगा कट गई है, ध्यान मत दीजिएगा। PRT इज अ टेंजेंट, डायमीटर SQ प्रोड्यूस, SQ को प्रोड्यूस किया गया है, जो SQ प्रोड्यूस्ड टू मीट द टेंजेंट एट P। तो ये डायमीटर होगा तो यहां से जाएगा, ये SQ को प्रोड्यूस किया तो जाहिर सी बात है ये यहां के P में मिल गया। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है QR को आप ज्वाइन कर दीजिए, हमने बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप ज्वाइन कर दिया है। अब आप बताएं तो QRP आपने 28 डिग्री बोल दिया।
आपने इसको कहा 28 डिग्री, हमने कहा ठीक है। फिर आप पूछना हमसे चाह रहे हो कि SPR, ये वाला एंगल आप हमसे पूछना चाह रहे हो, बताया जाए। तो दोस्तों इस एंगल को आप कैसे चाहो आप हर तरह से बता सकते हो। मैं कुछ लोग यहां से भी वहां से भी, तो मैं यहां बना देता हूं सीधे सीधे, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये टेंजेंट है अल्टरनेट सेगमेंट पे बना हुआ, ये 28 हो जाएगा। इसको x मान लो, तो देखिए x प्लस 90 और 28, ये एक इसका एंगल हो गया। मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल PRS की, PRS, और प्लस 28 डिग्री यहां कर दो तो ये 180 होना चाहिए मेरे मेथड के हिसाब से। तो जब आप इसको करोगे तो ये 90 तो इसको 90 कर देगा, 28 इधर 56 घटा देगा। तो देखिए कैलकुलेशन करने का बस मेरा तरीका आप देख लीजिए, 34 डिग्री आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीका था, बहुत आसान मेथड था, बहुत आसान सवाल भी था आपका। कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगनी थी, बहुत ध्यान से आपको देखना था, सवाल अपने आप लग जाता। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखें तो ये भी आपका एक DI से दिया गया है। सेम देखिए डाटा वहीं पर है। देखिए डाटा को आप जब कभी भी अगली बार आप एग्जाम में देखिएगा तो डाटा एक जगह लिख लीजिएगा। क्या है, 2014 में कंपनी के उन सभी 4 उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व। 2014 में देखिए तो आपको A 80, B 92, C 96 और D आपको फिर 92 मिल रहा है। तो इनको टोटल आप अगर जोड़ देंगे चारों से प्राप्त उत्पाद से, हाँ किसका, 2014 में, ठीक है। तो 6 4 10, ये आपका आ जाएगा 360, हाँ 4 और 9 9 9 27 8 35, 360 आ गया, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, कुल राजस्व का उत्पादन C की 2014 से 17, तो C का 2014 से 17 देखिए 96 88 93, तो 8 6 14, अब हाँ तो ये इनका आ गया 380। तो 360 और 380 का रेशियो पूछा है भैया, सीधे सीधे 360 और 380। तो यानी कि सीधे सीधे 18:19 आपका आंसर। देखिए बी आ तो रहा है, क्या प्रॉब्लम थी इसमें। DI बहुत परेशान नहीं करिए इस बार, इसलिए हम लोग इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे। कोई टेक्निकल क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। और अगर आपको DI का कोई सवाल नहीं भी लगता है तो टेलीग्राम चैनल पर हम ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल ही है पहले से। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों आपका सवाल नंबर 14 भी देखिए दिया गया है 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा शायद प्लस 10 की पावर 6 थीटा माइनस सेक की पावर 6 थीटा। जरा चेक कर लीजिए, ऊपर से मिला लीजिए, यहीं पर दिया गया है। और नीचे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 1 -2 -1 और शायद 2। ये आपके पास A B C और D ये आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता रखा है, जब कभी भी आपको इस तरह कोई भी सवाल मिले थीटा बराबर 45 रख देना और खुश हो जाना कि 3 × 2 1 + 1 -8। तो 3 दूनी 6 7 -8 बराबर -1 पे आंख बंद करके लगा देना। और अगर आपसे कोई पूछे थीटा बराबर 45 क्यों, तो आप उससे ये पूछिएगा थीटा बराबर 45 क्यों नहीं। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया है P बराबर x की पावर 4 -8x अपॉन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जरा चेक कर लीजिए अगर मैं सही बोल रहा हूं तो बिल्कुल सही है। और जो q बराबर दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और शायद r भी दिया गया, बहुत अच्छे, r 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 अपॉन ऊपर क्या दिया गया है x माइनस 5। ठीक है, सवाल बनाने में कोई कमी नहीं रखी गई इस बार। फिर कह रहे हैं हमको यह बताओ कि P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R कितना होगा। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता रखा है, ऐसे सवालों को सबसे पहले आप छोटा कर लीजिए, नंबर में चेंज कर लीजिए। ऐसे सवालों को सॉल्व मत करिएगा, मैं बता दूं बहुत बड़ा नुकसान अपना करोगे अगर इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करी। जस्ट पुट x = 1 रख दो,
मैं बोल रहा हूं रख दो तो मतलब रख दो। तो यहां जब आप इसमें रखोगे तो देखिए p बराबर ऊपर माइनस का 7 आएगा, 1 1 माइनस 1 माइनस 2, तो ये देखिए माइनस का 2 नीचे आएगा, यानी p बराबर आपके पास प्लस का 7/2 आ गया। q बराबर जरा 1 रख दीजिए तो 2 3 1 4, और नीचे रखेंगे तो 9 माइनस का 8, q बराबर -1/2 आ जाएगा। और जब आप r बराबर रखोगे तो r रखिए जरा सा, 8 4 12 2 14 बटे -4, तो माइनस का 7/2, ये 3 वैल्यू आ गई। मजा करिए, 7/2 गुणे माइनस का 1/2 बटे माइनस का 7/2। तो भाई साहब पहले तो माइनस माइनस निपटा लो, 2 से 2 निपटा लो, 7 से 7 निपटा लो, तो हमें मिला आंसर 1/2। और अगर आपसे कोई कहे कि आपका सवाल गलत है तो उससे कहना कि कैसे x बराबर 1 नहीं हो सकता है। इस तरह के सवालों में दोस्तों आंसर आपके ऐसे ही आएंगे। अलजेब्रा बहुत आसान होती, किसी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यहां पर ज्ञान बांटने के लिए आज मैं देख रहा हूं कि ऑनलाइन यूट्यूब के चैनलों की बाढ़ सी आ गई है। आपको उस बाढ़ में बहना नहीं है, आपको समझना है कि कौन सी नाव है जो आपको किनारे लेकर के जाएगी, नहीं तो बह जाओगे, पता नहीं चलेगा, अपना करियर बर्बाद भी करोगे, अपने घर वालों की जिंदगी भी खराब कर दोगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पर बहुत ज्यादा मैं अब बोलने के मूड में नहीं हूं। अभी मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। दिया गया है त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। यदि इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाता है तो टब में पानी का स्तर कितनी ऊंचाई तक आएगा। अब आप बताइए, कह रहे हैं कि एक तरफ आपके पास क्या है, बेलन है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, को उड़ेला किस में जा रहा है, आयताकार टब, उसका क्या LB और H, 22/7। कितनी त्रिज्या वाला आपके पास है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 गुणे 30। ऊंचाई बताइए जरा हमें भाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, तो बेलन की ऊंचाई अगर हम देखें तो 42 है, ठीक है, बराबर लंबाई 75 है जिसमें डाला जा रहा है टब में, और चौड़ाई 44 है। अब इसकी ऊंचाई बतानी है तो एक छोटा बच्चा आएगा, कहेगा सर ऐसे सवाल लगाओगे तब तो हो चुका, क्योंकि 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75, और देखिए 22 दूना 44, ये 5 भाई साहब को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, h बराबर 900 सेंटीमीटर का मामला बन रहा है। आंसर अगर आपका आए, देखिए कुछ गलत हुआ कहीं पर, 7 × 42 तो मैंने कर लिया, 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75, ये 22 दूना 44 भी मैंने काट ही दिया। अच्छा 5 तो काटेगा ना भाई, तो ये 36 सेंटीमीटर। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, और मुझसे कुछ ज्यादा ही होती थी, इसलिए मैंने पेपर में कैलकुलेशन ही करना छोड़ दिया था। सवाल लगाओ, ऑप्शन देखो, टिक करो, आगे बढ़ो, बस यही मेरा सिद्धांत रहा और यही मेरे सिलेक्शन का राज है। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। देखिए दोस्तों 17 वाला आपको क्या कह रहा है, एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD को इस तरह बढ़ाया जाता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BP बराबर 42 सेंटीमीटर और PD बराबर 28 सेंटीमीटर हो तो CD की लंबाई। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। AB और CD दोनों मतलब जीवाएं ले लीजिए, इनको आगे बढ़ा दीजिए तो AB, ये AB और ये C और D, इन लोगों ने जाके B को काट दिया। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक चीज मैं यहां पर बता ही दूं कि आपको पहले से पता है AP इंटू BP बराबर होगा CP इंटू DP। बस इसी को हम लोग बढ़ा करके सवाल लगाने वाले हैं, जहां पर आपको AP 7 दिया है, BP 4.2 दे रखा है, DP 2.8 है और ये x निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 7 4 11.2 गुणे 4.2 बराबर x प्लस 2.8 इंटू 2.8। पॉइंट अगर आप काटोगे तो 7 चौक 28, 14 दूनी 28, 14 3 42, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 1 15, 16.8
अब x निकालना है तो 2.8 घटा दोगे तो आपको सीधे सीधे x मिल जाएगा। ये बात की चीजें मैंने सीधे कैलकुलेशन करी हैं और आपका आंसर है 14 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा सवाल नहीं था, आसान सा सवाल था, इसको लगाया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। पेपर ये शिफ्ट भी आपकी आसान कैटेगरी में ही मैं डाल रहा हूं। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 भी अगर आप देखो तो अगेन दिस इज अ DI। अब DI में मैं बहुत ज्यादा नहीं जाने जा रहा हूं। सवाल देखिए क्या है, 2012-2014 में ABCD की बिक्री से प्राप्त D कंपनी का कुल राजस्व 2013-16 के बीच उत्पाद B की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व से कितने प्रतिशत अधिक है? By what percent is the total revenue of the company from the sale of product A, B and D in 2012 and 13 more than the total revenue from the sale of product B in 13 to 16? That is only calculation involved in this question and you will get option A as right answer. Yes, your answer is 45.4। आप इसको कर लेंगे और ये बहुत ही आसान है। आप 45.4 यहाँ पर लगा लीजिएगा, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी अगर आप दोस्तों यहां पर देखें तो लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन देखा जाए तो लिखा है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए आपको, अब मैंने आपसे सीधे पूछा जा रहा है और ऑप्शन दिया गया है सेक की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर शायद 4 थीटा दिया हुआ है और साइन की पावर 6 थीटा दे रहे हैं और कॉसेक की पावर 4 थीटा। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, सवाल समझिएगा बड़ा आसान है। हम थीटा बराबर यहां पर 45 डिग्री रख रहे हैं। देखिए थीटा बराबर 45 अगर आप रखोगे तो ये 8 आएगा, ये 1/4 आएगा, ये 1/8 आएगा और ये 4 आएगा। चारों ऑप्शन अलग अलग है। यहां रखिए 45, 1 - 1/2 बटे ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ऊपर काट दीजिए इसको जरा सा। तो ये 1/4 दूनी 8 यानी 1/8। अगर आप देखो तो साइन की पावर 6 थीटा से मैच कर रहा है। बस मैंने पहले ही बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू या टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन आप ऐसे ही सॉल्व करिए। और दोस्तों टेक्नोमेट्री अगर आप ऐसे लगाना सीख गए तो यकीन मानिए आपने अपने पेपर में आधे से ज्यादा मेहनत यूं ही क्वालिफाई कर लिया है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 की। दोस्तों ये सवाल देखिए आपके पास, सवाल नंबर 20, जो आपको बॉड मॉस की याद दिला रहा होगा पूरी तरह से। बिल्कुल मेरा दावा है पूरा बॉड मॉस आएगा। बस आपको ये देखना है कि इस सवाल को निकालना कैसे। तो मेरे हिसाब से अगर आप केवल नीचे वाले को ही देख लो, सबसे पहले डिवाइड करेगा तो ये यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले तो डिवाइड करेगा तो ये 5 आ जाएगा और 5 ये 50 माइनस का दिख रहा है। हाँ, तो यहां पर आपको जो नीचे मिलने वाला है, पहले ऑफ को ही सॉल्व करना था, 5 दूनी 10 ही होना चाहिए था यहां पर। अब देखिए ये आएगा आपका 5/2 - 50 एग्जैक्टली। तो ये 90 माइनस का 95 और इन्होंने 2 ऊपर छोड़ दिया है। मुझे लग रहा है कि देख लीजिए ऐसे ही आने वाला है। अच्छा ऊपर अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए 3 दूनी 6, 2 8, ये 2 कर देगा और 2 पंचे 10 और 1 11, ये 11/4 हो गया। प्लस यहां पर देख लीजिए, अब देखिए दोस्तों सवाल इस तरह से बना दिए गए। देखिए 8 × 7 = 56 और 7 ये 63/8 था इंटू 180 189 और ये 20 ऊपर था। तो अब आपको दिख रहा होगा ये 3 बार चला गया, 4 दूनी 8, ये 4 पंचे 20 हो गया। अब ये 9 पंचे 45 और एक 46/9 है और ये 5/6 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों देख लीजिए ये सवाल थोड़ा सा इसी तरह टाइम टेकिंग हो गया था, लेकिन आप लोगों को जब कभी भी इस तरह का सवाल मिले तो इस तरह के सवालों को पेपर में पहली बार में कभी भी अटेम्प्ट मत करिएगा, नहीं तो केवल आपका नुकसान होगा। ये केवल आपके टाइम किल करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम इसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कि सवाल आपको नहीं आता, पर देखिए ना थोड़ा सा कैलकुलेशन जब मैं इतनी तेज कर रहा हूं तब यहां पर आकर के पहुंचे हैं। अभी और बहुत सारी कैलकुलेशन देखिए, यहां पर 11/4 ये आ जाएगा,
लगने के लिए तो मैं अभी करूं तो ये देखिए 46 दूना 92 हो गया, और जब आपने इसको यहां पर 3 से मल्टीप्लाई 92 माइनस 15, 92 माइनस 15 अगर आप कर दोगे जाकर के 77 आ जाएगा। 11 देखिए 77 काट देगा, 9 इसको काट देगा, नीचे भाई देखिए 18 आ रहा था तो 9 इसको काट दो, तो 11 सते 7/2 आ गया। यहां देखिए 7/2 आ गया। अगला आपके पास 95 था, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं आएगा, लेकिन पहली बार में इसको मत करिएगा, बाकी आप इसे करिएगा। मैं इसका ऑप्शन बता देता हूं, आपका एक सही 9/10 इसका पूरा सही आंसर है। 19 तो आना है बिकॉज ऑफ दिस 19 तो आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल मुझे पता था। और कहीं पर भी देखिए 19 आ भी नहीं रहा था। खैर आप इसको लगाइएगा, आपका आ जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल भी देख लीजिए क्या दिया गया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस 740 रुपए है, लगातार 15% और X% की छूट देने के बाद जो वो चीज को बेच रहा है वो बेच रहा है 566.10। आपको दूसरी वाली बतानी है, तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों। सबसे पहले 740 में से इसका 15% हटा दीजिए, तो 15% देखिए 15% होता है 10 + 5, 10% कितना हो गया 74, और उसका आधा 37, तो यानी कि 111 आप इसमें से हटा दीजिए तो आपके पास जो मिला कितना मिला 500। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया जी, नहीं 10 में से इधर गया, ठीक, ये तो चिंदा है ना 629। फिर आपने क्या किया 629 की चीज को 566 में बेच रहे हो, तो जरा देख लो, जरा अगला डिस्काउंट आपने कितने का दिया, अपनी आंखों से देखोगे, मेरी आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखो तो भैया 62.9 का डिस्काउंट दिया इन्होंने 629 पे। बताइए ये डिस्काउंट हो गया, ये 629 की चीज हो रही थी, तो अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं, इसका 10% है, खत्म बात। यानी कि आपका आंसर 10% पूरी तरह से सही था। भाई हमने क्या किया 740 पे पहले 15% हटाया, 629 आया, फिर हमने देखा 629 की चीज को 566 रुपए में बेचा है, तो डिफरेंस क्या आया 62.9 रुपए उसने छूट दी है। तो ये जो 62.9 रुपए छूट दी है वो तो 629 पर ही दी है। डिजिट देख करके आप बता सकते थे कि यहां पर 10% का डिस्काउंट है। बड़ा आसान सवाल था, आसान था कि नहीं था। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपका देखिए दिया क्या है 30x² माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया, मुझे तो ये दिख रहा है, और पूछा गया है आपसे 25x² प्लस 1/36x² है क्या, जरा लेट मी चेक इट। हाँ भाई ये है, तो हो गया। देखिए 30x² प्लस 1 बराबर 15x है, बोले हाँ या ना। आप देखिए 15x है या नहीं है। उसके बाद देखिए आपको ऊपर देखिए ये लिखा है 5x² प्लस 1/6x², हाँ या ना। ऊपर 5 लाना है, ठीक है, और नीचे कितना लाना है 6 लाना है। तो देखिए पहली बात तो ऊपर 5 और नीचे 6 आपको लाना है, बस इतना समझिए। तो ऊपर 5 लाना है तो कहीं ना कहीं 1/6x से अगर हम गुणा कर दें दोनों तरफ 1/6x से, ये देखिए 6 से गुणा करोगे तभी तो 5 आएगा, उसका स्क्वायर बनेगा, x कट गया, ये आया 5x प्लस 1/6x बराबर ये कट गया 15/6 लिखा रहने दो, 3 दूनी 6, ये 5/2 आ गया। अब यहां से इसका स्क्वायर क्या होता है, जो भी नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर -2 इंटू कोफिशिएंट के मामले में एज इट इज कोफिशिएंट को लिखा जाता है 2×3 6। अब दोस्तों सवाल को ध्यान से देखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए नीचे 4 आएगा यहां पर, चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए, जरा देख लीजिएगा। ये आएगा 25/4 माइनस 5/3, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहां 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो नीचे तो आ गया 12, ये आ गया 75 माइनस 20, यानी कि आंसर इज 55/12। और अगर फ्रैक्शन में आ रहा होगा, जी नहीं फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, आपका ऑप्शन भी पूरी तरह से सही हो गया। तो यहां पर देखना क्या था,
जो भी क्वेश्चन था उसको 5x बनाना था, तो 30 में 5 तभी आएगा जब उसको आप 6 से डिवाइड करोगे। इसके अलावा इसमें और कोई भी दिमाग नहीं लगाना था। बहुत आसान होता है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं मैंने। डीआई बहुत आसान थी इसलिए नहीं कराया है, केवल कैलकुलेशन था। बाकी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में ना रहे हो तो एक बार मुझे बताइएगा जरूर। ये कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको मेंस लेवल तक को ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पेपर देकर के आए हो, आप एक बार इसको सॉल्व कर चुके हो, क्या देखिएगा कि जो मेथड मैं बता रहा हूं क्या आपने उसी मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन 23 अगर आप देखें तो लिखा है त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई, त्रिभुज एक आपके पास है ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी में त्रिभुज डी तथा ई एसी तथा बीसी पर इस प्रकार है कि ये और ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। एफ सीई पर, एफ जो है वो सीई पर इस प्रकार है कि सीएफ और ईएफ ये आपस में पैरेलल हो गए, बिल्कुल सही, ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि CF बराबर 2.5, CE अगर 6 है तो पूरा BC कितना होगा। तो दोस्तों एक चीज समझिएगा, अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूं ये 3.5 है। आप एक बार देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल CFD और ट्राइंगल CEA में। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है, ये इसके बराबर होगा। ये तीनों अगर साइडें पैरेलल है एक दूसरे के तो ये सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब इनकी भुजाओं में अगर हम देखें तो 25 और 35, यानी कि ये 5 और 7 का रेशियो है या नहीं है। मतलब ये हिस्सा अगर 5 है तो ये वाला हिस्सा 7 हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए भाई। देखिए ये ट्राइंगल, तो देखिए ये 5 हो रहा था, ये 7, तो उसी तरह 5 और 7 ये भी होगा भाई। पैरेलल लाइन को ये तो सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। और उसी चीज को अगर आप थोड़ा सा सीधा कर लो, इसी ट्राइंगल को मैं दिखाऊं, अब सारी चीजें मैं मिटा देना चाहता हूं, फिर से बना रहा हूं, यहां पर देखिएगा। बहुत आसान सवाल था दोस्तों, ए बी सी। अब मैं केवल ये वाली लाइन बना रहा हूं, सी डी जो पैरेलल थी आपकी, डी और ई। अब डी और ई में सी और डी का रेशियो आप जरा देखो 5 और 7 है कि नहीं है। अच्छा, और उसके बाद में अगर आप देखो तो ये 6 है, इसको x माना है, यही तो बताना है। तो भैया देखो, अगर 5 बराबर आपका 6 है तो 7 बराबर 6 गुणे 7/5, हाँ या ना। आपको बीसी बतानी है क्या पूरी, ठीक है। तो बीसी पूरी बीसी बताने में क्या दिक्कत है, तो पूरी बीसी बता देंगे। 5 बराबर 6 तो पूरी कितनी, 12 बराबर तो आएगी। तो 5 बराबर 6 तो 12 बराबर 6/5 गुणे 12 ले लीजिए भाई। ये निकालते हैं ना आप, उसमें जोड़ते हैं। चलिए मैं वही कर देता हूं, आपको कंफ्यूज ना हो। देखिए दिस रेशियो दिस इक्वल टू दिस रेशियो दिस होगा या नहीं होगा। मेरा कहना है कि 5/7 बराबर 6/x, तो x बराबर 42/5 यानी 8.4। बीसी आपका 8.4 आ गया कि नहीं आ गया। बी तो बीसी बताना है तो 8.4 + 6 लीजिए, 14.4 आंसर सीधे सीधे आ गया कि नहीं आ गया। बस इस फिगर को समझ लेना भाई। CFD और CEA में ये दोनों जब पैरेलल हो जाएंगे तो इन्होंने इन दोनों का रेशियो बता दिया। जो इन दोनों का रेशियो वही इन दोनों का रेशियो। यहां से x मिला, पूरे में जोड़ दिया, 6 आपके क्वेश्चन ने दिया था, 14.4 आ गया आंसर। बहुत आसान सवाल था। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अपने आखिरी सवाल नंबर 25। हाँ सॉरी दोस्तों, अभी सवाल नंबर तो हमारा 24 था। कह रहे हैं किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में कुल 138.5 रुपए का लाभ हो तो माल का मूल्य बताइए। बड़ा आसान, देखिए जैसे ही आपको 1/3 की बात आए तो ओरिजिनली अपने माल का मूल्य 300 ले लीजिए। इसमें से 100 हो गया कौन सा, 1/3। इसको आपने कितने %, इसको बेचा आपने 115 पर बेचा। अगला आपका 1/4 यानी कि 75
कितने में आपने बेचा इसको, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है आपने, 20%, यानी इस पर आपने लिया है 6/5, यानी कि इसको आपने बेचा 90 रुपए में। ठीक है, अच्छा 100 हो गया, 175 बचा कितना, 125, शेष को आपने 20% हानि पर बेच दिया है क्या, अगर मुझे सही लग रहा है। ठीक है, अगर आपने 20% हानि पर बेचा है, यानी कि आपने जो बेचा है इसे 4/5, 5 की चीज 4 पर, तो 25 चक्कू इसे 100 पर बेचा, तो टोटल कितने पर बेचा गया, जरा जोड़ लेते हैं। देखिए 100, 200, 305 में टोटल बेचा 300 की चीज को। फायदा कितने का हुआ आपको, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में ये 5 रुपए ना हो करके ये क्वेश्चन में आपको कितने रुपए दिए गए हैं, जरा चेक करिएगा। हाँ, 138.5। तो अगर 5 बराबर 138, तो आपको 300 बताना है, तो 300 बराबर 138.5 इंटू 300, तो जीरो काट दीजिए, 5 काटेगा इसे, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 इंटू 30, तो जीरो लगा दीजिए, 3 सत्ते 21, 2 23, 2, ये भैया आपकी चीज जो निकली है वो 8,310 रुपए की, यानी कि आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही था। दोस्तों क्या किया हमने, हाइपोथेटिकल कंडीशन जनरेट करते हैं। हमने चीज को सीपी को 300 मान लिया, फिर अलग अलग का इनका एसपी निकाला, कुल एसपी हमारा आ गया 305, तो यहां से प्रॉफिट निकला 5, और उसी 5 को अगर हम 138 के बराबर कर दे तो 300 बराबर 8,310 हमारा आंसर आ गया। और फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आज के अपने आखिरी सवाल नंबर 25 पर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन के डिस्कशन के तरीके पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि हम आपको देंगे सारे शिफ्टों की पीडीएफ, वो भी 1 by 1 वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 25 कुछ इस तरह से है, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अकेले ए उसी कार्य को पूरा करने में 8 + डी और बी 18 + डी लगाता है। अब ये कह रहे हैं कि ए 4 दिन तक काम करता है, तो शेष कार्य पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट तो मुझे लग रहा है कि आप सब जानते होंगे, जरा देखिएगा। ए + बी, अगर ये डी ले रहा है तो ए कितना ले रहा है, अगर आप देखें तो ए आपका ले रहा है 8 + डी और ये ले रहा है 18 + डी। तो भाई मेरा कहना यह है कि जब ये कंडीशन में आपको डी निकालना तो पहले से ही आता है ना, 8 × 18, तो यहां से देख लो, इसको 4 × 2 कर लो, इसे 2 × 9 कर लो, तो यहां से निकला 9। भाई इस 2 से 9 से 3 आ गया, 2 × 2 यानी कि आपको मिल गया 12। अब देखिए दोस्तों डी बराबर 12 मिल गया, यानी ए काम को करता है 20 दिनों में, बी करता है 30 दिनों में। टोटल काम आपका कितना होगा, 600। अब इनके एक दिन का काम अगर आप देखें 600 क्यों 60 माने, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ए ने 4 दिन किया, यानी 4 3 12 कर लिया, बचा कितना काम भाई, 12 काम कर लिया, बचा हमारे पास 48। भाई 60 में से 12 हटाया 48, कौन करने वाला है, बी करेगा 48 काम, तो कितने दिनों में बाकी का काम करने वाला है, 24 दिनों में। जी हां, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन बहुत आसान कैटेगरी का था दोस्तों। ये थे, देखिए हमने क्या किया, ये तो आपको मैंने वर्क एंड टाइम में आपको बताया है कि अगर ये नंबर a + x b + x अपॉन x हो तो x बराबर √ab होता है। डी निकल आया, ए और बी का काम आया, वहां से हमने टोटल काम निकाल लिया और हमारा आंसर 24 आ गया, जैसा कि सवाल में पूछा गया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सवाल, आज का 4th मार्च के सेकंड शिफ्ट का सवाल। गर्मी थोड़ा ज्यादा हो रही है। हाँ, तो इन क्वेश्चन का डिस्कशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मैंने कोशिश करी है कि सारे के सारे क्वेश्चन को कम से कम समय में आपको कराया जाए। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस क्वेश्चन को पोस्ट करिएगा, फिर से डिटेल
चाहे वो अब मैं वीडियो सोल्यूशन बना के दूं, चाहे आपको ऑडियो सोल्यूशन बना के दूं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर वो सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इन सारे पेपर सेट की पीडीएफ आपको अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्स पर, वहां से डाउनलोड करिए, लगाइए। और दोस्तों, मिलेंगे अपनी अगली क्लास सीजीएल 4th मार्च के 3rd शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।